नया साल वैसे तो बहुत सारी खुशियां लाता है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी तमन्नाएं लोगों के दिलों में आती है कि ये नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, रंगों भरा होगा, खुशियों भरा होगा। इस तरीके से लोग नया साल सोचते हैं। 31 दिसंबर की रात यानी कि जश्न की रात, 31 दिसंबर को लोग जश्न में बिल्कुल ही खोए हुए होते हैं। लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं नए साल का, हैप्पी न्यू ईयर, और दूसरी तरफ लोग अलग अलग तरीके से पार्टी की प्लानिंग करते हैं। लेकिन 31 दिसंबर की वो रात दिल्ली की एक बेटी के लिए मौत की रात हो गई। उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं वहीं खत्म हो गई। वो नया साल देख भी नहीं पाई। नमस्कार, आदाब। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक क्षेत्र सुल्तानपुरी कांजावाला से। वहां पे एक अंजलि नामक लड़की रहा करती थी। वो लड़की वहां रहती थी, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीती थी, ऑफिस जाती थी, कामकाजी थी, और यहाँ तक कि अपने घर का सारा कुछ, जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसों की परेशानी है, वो सब देखती थी। उसके ही काम से उसके घर का गुजारा चलता था, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे। और उसकी जो माँ जो थी वो किडनी की मरीज थी, यानी कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। अंजलि रोजमर्रा की जिंदगी जी रही होती है, जॉब कर रही होती है। जॉब करते करते उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से होती है वहीं पे, जिसका नाम होता है निधि। उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों वहीं आपस में साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं। दोस्ती बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि वो बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। क्लोज फ्रेंड बनने के बाद वो एक दूसरे की बहुत अच्छी साथी बन जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि ठीक है, अब नया साल आने वाला है तो हम नए साल को बहुत अच्छे से मनाएंगे। वो नया साल मनाने की पूरी प्लानिंग कर लेती हैं। 31 दिसंबर को वो पूरी तरीके से सोच लेती हैं कि हमें एक रूम बुक करना है और वहाँ जाके नया साल मनाना है। उसी के अनुसार वो रोहिणी नामक एक जगह है दिल्ली में, वहीं पे वो रूम बुक करती हैं। एक होटल रूम में रूम बुक करती हैं। वो नए साल मनाने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए उस रूम में जाती हैं। निधि और अंजलि के दोनों कुछ दोस्त भी वहाँ पे आते हैं। दोस्त आने के बाद वो नया साल मना ही रहे होती हैं कि अचानक अंजलि और निधि के बीच बहस हो जाती है। किसी बात को लेके उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होते होते इस कदर बढ़ जाती है कि वो दोनों की दोनों आपस में झगड़ा करने लगती हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। चिल्लाने की वजह से आसपास के जो और रूम होते हैं, वहाँ पे लोग रुके हुए होते हैं, वो लोग डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और वो होटल के जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनसे कंप्लेन कर देते हैं। होटल के जो स्टाफ मेंबर में से एक बंदा उस रूम में आता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया करके आप शोर ना मचाएं, आपसे विनती है, क्योंकि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी आवाज़ से। वो उनकी बात सुन लेती है और ये कहती है कि अब हम इस होटल में ही नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि वो दोनों स्कूटी से आई होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जो होटल रूम होता है वो छोड़ के चली जाती हैं, स्कूटी पे बैठ जाती हैं। उसकी जो दोस्त होती है, अंजलि की दोस्त जो होती है निधि, वो गाड़ी ड्राइव करती है। अंजलि भी बैठी रहती है, उसके पीछे बैठती है। गाड़ी ड्राइव हो जाती है, करीब रात के 1:30 बज रहे होते हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो दोनों वहाँ से स्कूटी लेके निकल जाती हैं। कुछ ही दूर तक स्कूटी जाती है कि उसकी जो दोस्त होती है अंजलि, वो बार बार जिद करने लग जाती है, लड़ाई करने लग जाती है। दोनों ही आपस में इतना ज़्यादा लड़ने लग जाती है, इतनी बहस होती है उन दोनों की, गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान वो स्कूटी रोकती है, निधि जो है वो स्कूटी रोकती है, वहीं पे वो दोनों लड़ने लग जाती है। पास में एक बंदा खड़ा होता है, उनसे कहता है कि देखिए मैडम, आप इतनी जोर जोर से ना चिल्लाएं, क्योंकि आसपास के लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो उसकी बात नहीं सुनती और उससे ये कहती है कि हमारा पर्सनल मैटर है, तो तुम इस मैटर में इंटरफेयर ना करो, इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। फिर निधि जो होती है वो आखिरकार अंजलि को स्कूटी दे ही देती है कि तुम ही ड्राइव कर लो। अंजलि आगे बैठ जाती है, निधि उसके पीछे बैठती है। अंजलि स्कूटी स्टार्ट करती है और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। कुछ ही दूर तक स्कूटी जाती है। फिर क्या होता है कि आगे से एक बलेनो गाड़ी आती है। गाड़ी की स्पीड तेज होती है, स्कूटी आके डायरेक्ट आके टकरा जाती है। दोनों की सामने से टक्कर हो जाती है। टक्कर की वजह से निधि जो उसकी दोस्त होती है, जो कि पीछे बैठी होती है, वो उसके उल्टी तरफ गिरती है, यानी कि ऑपोजिट साइड निधि गिर जाती है। और जो अंजलि होती है वो सीधे तरफ गिर जाती है, वो इस साइड गिर जाती है।
गिरने की वजह से एकदम हबड़ा तबड़ी मच जाती है। बहुत ज़्यादा जो गाड़ी होती है वो आगे पीछे वो लोग करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो अंजलि जो है वो गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसका जो पैर है वो गाड़ी के बीच में फंस जाता है। पैर फंसने की वजह से अंजलि बिल्कुल बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाती। उसी दौरान गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अंजलि उसमें फंसी रहती है और बेबस होकर चिल्लाती रहती है, परेशान हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी स्टार्ट करके चलाता रहता है, वो गाड़ी नहीं रोकता बिल्कुल भी। गाड़ी चलती रहती है, इसी तरह गाड़ी कम से कम 14 किलोमीटर तक चल जाती है और जो अंजलि होती है उसकी मौत हो जाती है। अंजलि मर जाती है। वहीं पे एक दूध वाला जो एक व्यापारी होता है वो वहाँ काम कर रहा होता है, वहीं पे अपना जो सामान जो है, दूध का सामान है, वो इधर उधर देता है जाके। उसका नाम है दीपक। पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसने सब चीज़ें बताई थी, क्योंकि वही एक लौता विटनेस था। उसके अलावा निधि भी विटनेस थी, लेकिन निधि ने किसी से ये बात कही नहीं। दूसरी तरफ जो निधि थी वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई, उसने किसी को कुछ नहीं बताया वो वहाँ से, और उसके बाद भी वो 2-3 दिन तक खामोश रही, उसने किसी को कुछ नहीं बताया ये कांड होने के बाद भी। तो बड़ी ही दरिंदगी के साथ, बड़ी हैवानियत के साथ अंजलि की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक जो होता है, जिसने ये देख लिया होता है, वो जब गाड़ी वहाँ से 4-5 बार गुजरती है तो जो दीपक होता है वो देखता है, उसे आभास होता है कि इस गाड़ी के नीचे जरूर कोई लाश है। वो तुरंत 100 नंबर पे, जो पुलिस का जो नंबर है उस पे फोन करता है, कॉल करता है और उनसे कहता है कि मैंने अभी अभी देखा यहाँ पर एक गाड़ी निकली है जिसके नीचे एक लाश है, आप आके देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, उसकी बात को नहीं सुनती है। फिर दीपक खुद से फैसला लेता है कि वो गाड़ी का पीछा करेगा। आखिरकार दीपक उसके पीछे पड़ जाता है। गाड़ी अपनी खुद की, वहां पर गाड़ी होती है, वो स्टार्ट करता है। गाड़ी में से चलते चलते वो उन्हें फॉलो करता है, पता करने की कोशिश करता है। फिर दीपक को पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी है वो एक लड़की की है और वो मर चुकी है, जिसके कारण वो जो दीपक होता है वो बार बार पुलिस को कोशिश करता है इन्फॉर्म करने की, बार बार सोचता है वो मदद मांगने की, लेकिन वो पुलिस जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर क्या था, गाड़ी चली जाती है और जो डेड बॉडी होती है वो वहीं कांझावाला में रह जाती है। अगले ही दिन, 1 तारीख की बात है ये, अगले ही दिन जब नया साल होता है तो वहीं पर एक बंदा होता है जो सबसे पहले डेड बॉडी पे नजर डालता है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, कहता है यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत आती है। पुलिस जैसे ही आके देखती है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है, पुलिस एकदम परेशान हो जाती है, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है उसका सर भी नहीं होता, उसकी उंगलियां घिस चुकी होती है, पूरी तरीके से बॉडी खराब हो चुकी है। क्योंकि कम से कम 14 किलोमीटर जो अंजलि का जो शरीर होता है वो 14 किलोमीटर तक घसीटता है। घसीटने के कारण अंजलि की जो बॉडी होती है वो घिस जाती है, जिसकी वजह से पुलिस बहुत मुश्किल से उसको पहचान पाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सीसीटीवी फुटेज होती है, सीसीटीवी वहां पर लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा की वजह से पता चलता है कि वो गाड़ी बलेनो गाड़ी थी। पुलिस जाके उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि उस रात को, 31 दिसंबर की रात को, एक लड़की का बड़ी हैवानियत और बड़ी ही दरिंदगी के साथ मौत हुई। दूसरी तरफ निधि को भी खोजते हैं, निधि से सारी जांच पड़ताल करते हैं। निधि पूरी तरीके से ये कहती है कि इस मामले में कहीं से भी कहीं तक मैं नहीं हूँ। वो पूरी तरीके से इस मामले को नहीं बताती, बस इतना कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उस लड़की को जानती थी, बस इतनी ही सूचना वो पुलिस को देती है। हालांकि निधि पूरी एक इकलौती ऐसी विटनेस होती है जिसे पूरा सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी वो इतना ही कहती है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि आप किसी पे भी भरोसा ना करें। हालांकि दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम आती है, जब ये शुरुआती केस जब पता चला था तो लोग ये सोच रहे थे कि निर्भया कांड की तरह भी इस लड़की के साथ कुछ कांड हुआ है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। हालांकि उससे पहले लोग यही सोच रहे थे कि निर्भया कांड की तरह ही इस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, बहुत बुरी तरह हैवानियत हुई है। लेकिन सारी हैवानियत और दरिंदगी की हदें पार करी। उन्होंने उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। हालांकि कहते हैं कि जो ड्राइवर होता है उसे सबसे पहले पता चलता है, उसके टायर के नीचे कोई भी कंकड़ या कुछ भी आए या पत्थर आए, कुछ भी आए तो ड्राइवर को सबसे पहले पता चलता है।
उस गाड़ी के अंदर 5 लोग बैठे हुए थे, 5 आदमी थे। उन्होंने सरासर मना कर दिया कि हमें पता नहीं चला, लेकिन जब मामले की जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि ये एक हादसा नहीं, ये मर्डर है। अभी भी पुलिस इस केस के ऊपर पूरी जांच पड़ताल कर ही रही है, पता करने की और कोशिशें कर रही है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आज भी इंसानियत नहीं है, इंसानियत कहीं नहीं जिंदा है। आज भी ऐसे लोग पड़े हैं जो लोगों के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल ही चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी को भी अपना दोस्त बनाएं। जिस तरह निधि ने अंजलि को वहाँ से छोड़ के चली गई, वो चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन निधि ने अंजलि की मदद नहीं करी, किसी को कुछ नहीं बताया। शायद अंजलि बच जाती अगर निधि आखिर में फ़ोन कर देती पुलिस को या किसी तरीके से अपने माँ बाप को बता देती, लेकिन निधि ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आज मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी कोई दोस्त बनाए बड़ा, जब भी उस पर कोई भरोसा करे या उसके साथ कोई पार्टी प्लानिंग करे कुछ भी, तो आप देख ले क्या वो दोस्त इतना भरोसे के लायक है। दूसरी तरफ आप कहीं भी जाएं तो अपने घर वालों को पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के जाएं, क्योंकि अंजलि ने भी पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसने अपने माँ बाप से और अपने घर वालों से ये कहा था कि क्योंकि वो एक इवेंट वालों के लिए भी काम करती थी, उसने ये कहा कि मैं एक इवेंट में जा रही हूँ। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि इस कहानी के माध्यम से किसी का भी दिल दुखाना, किसी को चोट पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना था। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।